नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर है आपका दोस्त जी आर चौधरी और आपके लिए आज हम बात करने वाले हैं बीकानेर के इतिहास की। और बीकानेर के इतिहास के 15 महत्वपूर्ण सवालों पे चर्चा करेंगे और उन 15 सवालों में पूरा का पूरा बीकानेर आपका कंप्लीट होने वाला है। अगले 15 मिनट बड़े महत्वपूर्ण है। एक चैप्टर आपका कंप्लीट होगा बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास। सवाल भी साथ साथ में है और अन्य जानकारियां भी साथ साथ में है। तो चलते हैं सुबह सुबह की क्लास में और बात करेंगे बीकानेर के इतिहास की। तो पहला सवाल जो है, सबसे पहले आप सवाल को देखना, उसके बाद में आप उत्तर करने की कोशिश करना, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में इसका उत्तर क्या है और इसके आसपास की जानकारियां। पहला सवाल जो आया है वो राव बीका की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। देखो, राव बीका के बारे में, बीकानेर की स्थापना उन्होंने की थी, जोधपुर से आए थे वो और बीकानेर राज्य की स्थापना की थी। बीका प्रारंभिक शासक थे बीकानेर के और उन्हीं के नाम पर बीकानेर पड़ा। बीकानेर की स्थापना से पहले एक छोटे से गांव में उन्होंने राजधानी स्थापित की थी। उसी से रिलेटेड ये सवाल है आपका कि बीकानेर की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। ये आपसे सवाल पूछा जाए तो इसका उत्तर आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। पहले जो राजधानी बनाई थी वो कोडमदेसर जगह थी। देखो, कोडमदेसर के बारे में मैं बता दूंगा आपको कि यहाँ एक भैरव का मंदिर भी प्रसिद्ध है। भैरव मंदिर प्रसिद्ध है यहाँ का, ये याद रख लेना आप। एक तालाब भी है, तालाब भी है यहाँ। और कई जगह इतिहास में ये भी मिलता है कि कोडमदी जो थी वो जोधा की माँ थी और उन्हीं के नाम से इसका जगह का नाम पड़ा था कोडमदेसर। पहला सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, बीकानेर की स्थापना कब की गई। बीकानेर राज्य की स्थापना आपसे पूछी गई है। 4 ऑप्शन है, 1488, 1498, 1457 और 1458। ये 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है बीकानेर राज्य की स्थापना कब हुई थी। देखो, इस सवाल के साथ साथ में आपको यह भी याद आ जाना चाहिए, आपने तैयारी की है तो बीकानेर की स्थापना कब हुई, आपको जोधपुर की स्थापना कब हुई, आपको उदयपुर की स्थापना कब हुई, मोटे मोटे शहरों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, मैं आपको बता देता हूं, बीकानेर राज्य की स्थापना उत्तर ऑप्शन जो है वो ए आपका सही होगा 1488 में। 1488 में बीकानेर राज्य की, बीकानेर जो शहर है वो बसाया गया था। बीकानेर राज्य की स्थापना हुई थी 1459 में जो था, याद रख लेना डेट, यदि 1459 यहां आपकी जोधपुर की स्थापना हुई थी। जोधपुर राज्य की स्थापना, जोधपुर की स्थापना 1459 में, और इसके नेट 100 साल बाद में 1559 में उदयपुर की स्थापना हुई थी। ये भी आप याद रख लेना, उदयपुर की स्थापना 100 साल बाद में। और आपको और याद मैं बता दूं, 1559 में ही महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह का जन्म हुआ था। अमर सिंह का जन्म हुआ था और अमर सिंह का जन्म होने पर उसके दादा उदय सिंह ने उदयपुर बसाया था। ठीक है। और एक और याद रखना, महाराणा प्रताप उस समय 19 साल के थे, तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में प्रताप 19 साल के थे। अमर सिंह का जन्म हुआ 1559 में और 1559 में ही अमर सिंह का जन्म हुआ था। उदयपुर की स्थापना हुई थी 1540 में। आपके महाराणा प्रताप की महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। देखो, इसके बाद अलावा देखे तो 100 साल बाद में 1659 भी मैं लिखवा दूं, 1659 में एक युद्ध हुआ था, खजुआ का युद्ध। खजुआ का युद्ध ये औरंगजेब और दारा के मध्य हुआ था। औरंगजेब वर्सेस दारा के मध्य हुआ था, जिसमें दारा हार गया था। खजुआ का युद्ध। तो 4-5 जानकारियां हैं वो आपको निकल कर आई है इसमें। बीकानेर राज्य की स्थापना कब की गई थी, तो उत्तर आएगा 1488 ईस्वी में। जोधपुर राज्य के 29 साल बाद में बीकानेर राज्य की स्थापना हुई थी। 29 राज्य प्लस करना अपने को और बीकानेर राज्य की स्थापना हो गई। नेक्स्ट सवाल देखना आप, ढोसी का युद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध था। ढोसी का युद्ध जो कि नारनौल के एक नवाब थे, उनके साथ हुआ था। अमी मीरा नाम एक व्यक्ति था नारनौल का, हरियाणा से संबंधित था अभी मीरा। तो उस अभी मीरा से एक युद्ध हुआ था एक बीकानेर के शासक के साथ और उसको बोलते हैं ढोसी का युद्ध। आपसे पूछा गया है ढोसी का युद्ध कब हुआ था। देखो, ढोसी का युद्ध हुआ था, मैं बता रहा था, अभी मीरा, याद रख लेना, ये नहीं रहे तो भी चल जाएगा। अभी मीरा था, हरियाणा से संबंधित था और ये आपका ढोसी जो है वो आपका झुंझुनू में पड़ता है, गांव झुंझुनू। एक ढोसी का युद्ध राव शेखा के नेतृत्व में भी हुआ था, उसको भी ढोसी का युद्ध बोलते हैं। तो ढोसी का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था। तो देखो, ढोसी का युद्ध जो हुआ था
ऑप्शन है 1526, 1527, 1528, 1529, 4 साल आपको दिए हुए हैं। आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बीकानेर का इतिहास आपने पढ़ रखा है, तो उत्तर आएगा 1526 में। खानवा के युद्ध के 1 साल पहले है वो डोसी का युद्ध हुआ था। डोसी का युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण युद्धों में से था, और इस डोसी के युद्ध में जो अभी मीरा थे उनसे लड़ने वाले जो व्यक्ति थे वो बीकानेर के शासक थे लूणकरण। याद रख लेना, लूणकरण। और इसी लूणकरण के बारे में एक और बात है, याद रखना, इसको कलयुग का कर्ण भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण बात है, कलयुग का कर्ण भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, कलयुग का कर्ण कहा जाता है इसको। लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहते हैं। और कलयुग का कर्ण जो है वो जिस व्यक्ति ने कहा था वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कलयुग का कर्ण जिस व्यक्ति ने कहा था वो उस व्यक्ति का नाम था बीठू शुजा। बीठू शुजा, याद रख लेना, बीठू शुजा। बहुत बार सवाल आया हुआ बीठू शुजा। राव जेठ सिंह छंद लिखा था, राव जेठ सिंह के बेटे थे, उनके दरबारी कवि थे बीठू शुजा, और उन्होंने बीठू शुजा ने ही एक किताब लिखी थी जिसको बोलते हैं जेठ सिंह छंद। जेठ सिंह छंद याद रख लेना, वापस देख लेना आप, बहुत महत्वपूर्ण बातें आ रही है। जेठ सिंह छंद। और जेठ सिंह लूणकर्ण के बाद में बीकानेर के शासक बने थे, बड़े महत्वपूर्ण शासक थे, कलयुग का कर्ण कहते हैं। लूणकर्ण सर नगर इन्होंने बसाया था। अभी मीरा के साथ ढोसी का युद्ध हुआ था 1526 में, और ये आपको याद रखना है, लूणकर्ण को ही कलयुग का कर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, चौथा सवाल, एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। पाहेबा का युद्ध के समय बीकानेर के शासक कौन थे? पाहेबा का, इसको पाहेबा या साहेबा का युद्ध भी कहा जाता है, साहेबा का युद्ध भी कहा जाता है। पाहेबा या साहेबा का युद्ध है वो किस शासक के समय हुआ था? मैं आपको बता दूं, पाहेबा और साहेबा का युद्ध जो है उसमें मारवाड़ के शासक थे मालदेव। मालदेव कौन से? वही 1544 वाले गिरी सुमेल वाले युद्ध वाले मालदेव जो शासक थे, जिसका शेरशाह से युद्ध हुआ था। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, जो कथन आया था, उस मालदेव से बीकानेर के शासक का युद्ध हुआ था, पाहेबा या साहेबा का युद्ध 1541 में। और ये 1541 का जो युद्ध हुआ था, आपको बताना है उस समय बीकानेर के शासक कौन थे? बीका थे। देखो कुछ इस सवाल से पहले मैं बता रहा था लूणकरण। तो देखो आपको इस सवाल को देखकर ये मैंने जो बातें बताई हैं आपको, इस बातों में आपको यदि आपसे पूछा जाए साल लिखे हुए आ जाए परीक्षा में कि ये शासक से संबंधित कोई साल आए, तो डोसी का युद्ध लूणकरण ने लड़ा था, और ये युद्ध हुआ था 1526 में, और इसमें 1526 में लूणकरण की मृत्यु हो गई थी। तो 1526 तक जो शासक हुए थे वो लूणकरण थे। यदि साल भी आ जाए तो यहीं से आपके सवाल देखने को मिलेंगे। मैं बात कर रहा था पाहेबा या साहेबा का युद्ध जो 1541 में हुआ था। उस समय आपसे पूछा जाए कि पाहेबा और साहेबा का युद्ध में जो बीकानेर के शासक थे वो कौन थे, तो पाहेबा और साहेबा का जो युद्ध हुआ था उसमें बीकानेर के शासक सी उत्तर होगा। जेठ सिंह जो थे वो पाहेबा और साहेबा का युद्ध में लड़ते हुए मालदेव से वीरगति को प्राप्त हुए थे। मालदेव के 2 सेनापति भी थे, वो आपको मारवाड़ के इतिहास में आपने पढ़ा हुआ, जेता और कुंपा। बड़े वीर योद्धा थे जेता और कुंपा, और इन्हीं के नेतृत्व में ये युद्ध भी हुआ, पाहेबा और साहेबा का युद्ध, और इसमें लड़ते हुए जेठ सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे पाहेबा और साहेबा का युद्ध में। तो जेठ सिंह के बारे में महत्वपूर्ण कथन है। सवाल जो जानकारी थी वो ये रख रही है, डिंगल भाषा का हेरोस किसे कहा जाता है? डिंगल का हेरोस, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। डिंगल का हेरोस है वो किस व्यक्ति को कहा जाता है? डिंगल का हेरोस, तो डिंगल का हेरोस जो है वो लूणकर्ण को कहा जाता है, पृथ्वीराज को कहा जाता है, जेठ सिंह को कहा जाता है, या गंगा सिंह को कहा जाता है। 4 उत्तर है। डिंगल भाषा का हेरोस, बड़ा महान विद्वान हेरोस, तो उसकी तुलना की थी किस व्यक्ति के साथ? डिंगल के हेरोस किस व्यक्ति को कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। और मैं आपको बता दूं, डिंगल का हेरोस ये कथन जो कहा था वो कहा था एलपी टेस्टोरी ने। एलपी टेस्टोरी नाम सुना होगा, टेस्टोरी, इन्होंने डिंगल का हेरोस कहा था। ये भी याद रखना, आपसे सवाल पूछा जाए किस व्यक्ति को एलपी टेस्टोरी ने डिंगल का हेरोस कहा था, तो एलपी टेस्टोरी भी अपने को याद रखना है। एलपी टेस्टोरी ने किसे डिंगल का हेरोस कहा था, तो मैं आपको बता दूं इसका उत्तर जो है वो होगा पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़,
पृथ्वीराज राठौड़ बड़े महत्वपूर्ण विद्वान थे जो कि कल्याणमल के बेटे हुआ करते थे। कल्याणमल एक शासक हुआ था जेत सिंह के बाद में। जेत सिंह की जब मृत्यु हुई तो कल्याणमल थे और कल्याणमल के दो बेटे हुआ करते थे। कल्याणमल के दो बेटे थे, एक का नाम था राय सिंह और एक का नाम था पृथ्वीराज। राय सिंह और एक का नाम था पृथ्वीराज, याद रख लेना। पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़ याद रखना। पृथ्वीराज सिसोदिया भी था, पृथ्वीराज कछावा भी था। पृथ्वीराज राठौड़ की मैं बात कर रहा हूं, जो अपने कविता रचना के लिए कविताएं रचना करता था पीतल दाम से। इसको क्या कहा जाता है? पीतल दाम से कविताएं रचना करता था। और इसको गागरोन की जागीर मिली थी, गागरोन की जागीर मिली थी। गागरोन में रहा था, गागरोन महत्वपूर्ण किलों में से एक गागरोन का किला जो झालावाड़ में है, वहां गागरोन के किले में ये पृथ्वीराज राठौड़ को जागीर मिली थी, अकबर ने उनको दी थी और वहीं वो कविताएं रचना करता था। और उनकी महत्वपूर्ण कविताओं में से बहुत महत्वपूर्ण जो कविता है, पुस्तक जो है वेली कृष्ण रुक्मणीरी, वेली कृष्ण रुक्मणीरी, एक किताब उन्होंने लिखी थी गंगा लहरी, एक किताब उन्होंने लिखी थी गंगा लहरी। एक उन्होंने कला रायमलोत्री कुंडलियां भी लिखी थी। कला रायमलोत की कहानी मैंने सुनाई थी, कला रायमलोत की कुंडलियां इन्होंने जीते जी कला रायमलोत ने अपने मरसिए लिखवा दिए थे। मरसिए, मरने के बाद में वीरता का बखान होता है, उसको मरसिए बोले जाते हैं। और उसी कला रायमलोत ने पृथ्वीराज राठौड़ से कहा कि मुझे जिंदा व्यक्ति का ही मेरा मरसिया लिख दो। तो कला रायमलोत कुंडलियां उन्होंने लिखी थी। इसके अलावा वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका, ये उन्होंने किताबें की थी। याद रखना, 3 किताबों का नाम है, पृथ्वीराज से संबंधित 3 किताबें हैं, एक गंगा लहरी, एक कला रायमलोत्री कुंडलिया और एक वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका। यह बड़ी महत्वपूर्ण किताब है और इसमें कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का जिक्र आता है। कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का जिक्र आता है। और इस किताब के लिए ही एक व्यक्ति हुआ करते थे, दुर्सा आढ़ा। याद रखना, दुर्सा आढ़ा। दुर्सा आढ़ा ने इस किताब वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका जो पुस्तक थी, इस किताब के लिए दुर्सा आढ़ा ने 2 कथन कहे थे। 19वां पुराण और 5वां वेद। दुर्सा आढ़ा के बारे में मैंने बहुत सारी जानकारी आपको सिरोही के इतिहास में आपको याद आ रहा होगा। सिरोही के इतिहास में हमने दुर्सा आढ़ा का जिक्र किया था। थोड़ा सा आप पीछे की क्लास से देखा करो। दुर्सा आढ़ा ने इसी वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका जो पुस्तक थी, उसको दुर्सा आढ़ा ने 19वां पुराण और 5वां वेद की संज्ञा दी थी। यह भी सवाल बहुत बार आया हुआ है। तो आपका पृथ्वीराज राठौड़ इसका उत्तर हो गया 5वें सवाल का। 15 सवाल आने वाले हैं। 15 सवालों में देखना आप, बीकानेर चित्रकला की शुरुआत किस शासक के काल में मानी जाती है? 4 ऑप्शन आपके हैं, करण सिंह, राय सिंह, अनूप सिंह और करण सिंह। 2 बार रिपीट मैंने कर दिया। करण सिंह, राय सिंह, अनूप सिंह और एक और दे देता हूं मैं, इसको कैंसिल कर देते हैं हम, ये गलत है, गंगा सिंह। तो देखो 4 ऑप्शन आपके पास है, करण सिंह, राय सिंह, गंगा सिंह और अनूप सिंह। इन चारों में से आपको बताना है कि बीकानेर चित्रशैली क्या शुरुआत है वो किस शासक के काल को मानी जाती है। थोड़ा सा दिमाग लगाना। बीकानेर चित्रशैली की वैसे शुरुआत देखी जाए तो बीकानेर चित्रशैली बीका से तौर स्टार्ट हो गई, लेकिन किताबों में यह सवाल जो पूछे जाते हैं तो वो प्रारंभिक शुरुआत जो है, बीका के समय उतनी पेंटिंग्स हुई नहीं थी, लेकिन बाद में थोड़े समय बाद में चित्रशैली ने एक अलग रूप ले लिया था। आपसे पूछा गया है वो शासक कौन से थे जिन्होंने समय बीकानेर चित्रशैली का प्रारंभ हुआ था। तो बीकानेर चित्रशैली की प्रारंभ की मैं बात करूं तो प्रारंभिक ग्रंथ था भागवत पुराण का चित्रित ग्रंथ हुआ था। भागवत पुराण याद रख लेना, भागवत पुराण ये चित्र बना था। भागवत पुराण का प्रारंभिक चित्र की बात करें तो बीकानेर चित्रशैली में भागवत पुराण का प्रारंभिक चित्र बना था। प्रारंभिक चित्र बना था भागवत पुराण का, यह अपने को याद रखना है। दूसरी बात,
इसमें करण सिंह, राय सिंह, गंगा सिंह, अनूप सिंह, इसमें से जो उत्तर होगा वो होगा राय सिंह के समय बीकानेर चित्रशैली की शुरुआत हुई थी। बीकानेर चित्रशैली राय सिंह के समय प्रारंभ हुई थी, अलग पहचान इसकी बन गई थी राय सिंह को। और इसी राय सिंह के बारे में मैं आपको और थोड़ी सी महत्वपूर्ण बता दूं, महत्वपूर्ण जानकारी में बता दूं कि राय सिंह जो थे राय सिंह ने जूनागढ़ के किले का निर्माण प्रारंभ किया था। जूनागढ़ का किला बनवाया था, जूनागढ़ का किला। और इसी जूनागढ़ के किले में राय सिंह प्रशस्ति लगी हुई है। और इसी जूनागढ़ के किले में जयमल और फतेह की हाथी पर बैठी तस्वीरें लगी हुई है जो आगरा के किले से लाई गई थी। तो जूनागढ़ का किले का निर्माण राय सिंह ने करवाया था। और इस किले का निर्माण जो था वो करवाया गया था 1589 से लेकर 1594 के बीच में। 1589 याद रह जाए तो अच्छी बात है। 1594 बीकानेर की स्थापना के लगभग 100 साल बाद में इस जूनागढ़ के किले का निर्माण हुआ था। आपको मैंने बताया था 1488 में, तो 1488 में बीकानेर की स्थापना हुई और 1589 में जो किला बना था वो किला था राय सिंह का, जूनागढ़ का। राय सिंह के समय भागवत पुराण के प्रारंभिक चित्र बने। और इनकी उपाधि भी याद रखना, राय सिंह को किस नाम की उपाधियां मिली हुई थी। तो राय सिंह को 2 उपाधियां महत्वपूर्ण मिली हुई थी। राय सिंह को एक तो राय सिंह के बारे में कहा जाता है राजेंद्र, और एक मुगल साम्राज्य का स्तंभ। 2 उपाधियां थी राय सिंह को, नाम याद रख लेना, राजेंद्र और मुगल साम्राज्य का स्तंभ। ये 2 उपाधियां थी, मुगल साम्राज्य का स्तंभ। ये भी याद रख लेना आप राय सिंह के बारे में। मुगल साम्राज्य के स्तंभ की उपाधि किस शासक को मिली थी? उत्तर आएगा राय सिंह। राजेंद्र की जो उपाधि है वो किस शासक को मिली थी? उत्तर आएगा राय सिंह। और राजपूताने का कर्ण भी कहा जाता है, राजपूताने का कर्ण। बहुत बार सवाल आया हुआ है, राजपूताने का कर्ण किसको कहा जाता है? राय सिंह को। और मुंशी देवी प्रसाद ने मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने के कर्ण की जो संज्ञा है वो राय सिंह को दी थी। बड़ा महत्वपूर्ण 5 बातें। राजपूताने का कर्ण राय सिंह को कहा जाता है। किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। भागवत पुराण का जो चित्र ग्रंथ बना था, बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र था, उसका समय राय सिंह का समय। राय सिंह ने 1489 से लेकर 1594 तक जूनागढ़ के किले का निर्माण। उपाधियां बड़ी महत्वपूर्ण, बीकानेर के शासकों की उपाधियां जरूर याद रखना है। राजेंद्र मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। ऑप्शन 20 का सही है। नेक्स्ट सवाल आपके लिए आया है, आलमगीर किस शासक की उपाधि थी? आलमगीर नाम से किस शासक की उपाधि थी? और आपके सवाल है मैं ऑप्शन जो है वो अनूप सिंह, राय सिंह, करण सिंह और सरदार सिंह। आलमगीर एक शासक की उपाधि। वैसे मुस्लिम शासकों की उपाधियां हैं, लेकिन बीकानेर का कौन सा शासक था जिसको आलमगीर की उपाधि दी गई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने है। थोड़ा सा दिमाग को ठंडा रखो, आपने पढ़ रखा है तो आपको याद रखना चाहिए। आलमगीर की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। आलमगीर की उपाधि जो दी थी वो दी थी औरंगजेब ने। ये अभी याद रख लेना चाहिए, औरंगजेब ने। ये सवाल भी लिखा आ जाए कि औरंगजेब किस शासक ने बीकानेर के उस शासक को आलमगीर की उपाधि दी थी? तो औरंगजेब ने। और आलमगीर की उपाधि देने का कारण भी मैं बता दूं कि इन्होंने उज्बेकों से, जब औरंगजेब है वो दक्षिण भारत के अभियानों में लगा हुआ था, उस समय पश्चिमी भारत से उज्बेकों का आक्रमण हो रहा था। और उज्बेकों के आक्रमण के समय इन्होंने भारत की रक्षा की थी, इसीलिए आलमगीर की उपाधि दी थी। इनको जांगलदर पादशाह की उपाधि भी दी थी। एक और व्यक्ति था, उपाधि थी जांगलधर। वैसे तो बीकानेर के सभी शासकों को जांगलधर बादशाह कहा जाता है, पादशाह भी आ जाता है, पादशाह ओब्लिक बादशाह, ये उपाधि उनके पास थी। वो कौन से शासक थे? अब तो कुछ याद आ रहा होगा। मैंने आलमगीर के बारे में डिटेल से आपको बताया है आलमगीर के नाम से। एक और मैं आपको हिंट दे दूं, इन्हीं के समय एक युद्ध हुआ था 1644 में। 1644 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, मतीरे किराड़। और इसमें वो शासक थे बीकानेर के, और उनकी नागौर के शासक अमर सिंह से युद्ध हुआ था। नागौर के शासक थे अमर सिंह। याद रख लेना, मतीरे किराड़, मतीरे के लिए युद्ध हुआ था।
तो अमर सिंह नागौर के शासक थे, उनसे इनका युद्ध हुआ। आलमगीर की उपाधि थी इनके पास, जांगलदर बादशाह के नाम से भी कहा जाना जाता है, जांगलदर बादशाह के नाम से जाना जाता है। 1644 में मतीरे की राड़ इनके समय हुई थी। और उत्तर आएगा, इसका उत्तर आएगा कर्ण सिंह। कर्ण सिंह इसका उत्तर होगा। कर्ण सिंह ऐसे शासक थे जिनको आलमगीर की उपाधि दी थी जो औरंगजेब ने, इसके साथ साथ जांगलदर बादशाह की उपाधि दी थी। 1644 में इसी कर्ण सिंह की युद्ध हुआ था नागौर के साथ एक मतीरे को लेकर, जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। नागौर के शासक थे अमर सिंह। नेक्स्ट सवाल है मतीरे की राड़ के समय बीकानेर के शासक कौन थे। देखो सीधा सा सवाल है, मतीरे की राड़ के समय, मैंने अभी आपको बताया था मतीरे की राड़ के समय बीकानेर के शासक कौन थे, तो इसके में तो आपको मैंने डिटेल से बता रखा है, कर्ण सिंह। आपको सोचना ही नहीं है, कर्ण सिंह का उत्तर आ गया आपके। नेक्स्ट सवाल जो है, बीकानेर के किस शासक के समय भारतीय ग्रंथों का राजस्थानी और मारवाड़ी में अनुवाद हुआ। बीकानेर के किस शासक के समय भारतीय जो ग्रंथ थे उसका राजस्थानी और मारवाड़ी में अनुवाद हुआ था। देखो एक शासक के समय एक व्यक्ति हुआ करते थे, वो भी याद रखना, आनंद राम। इन्होंने गीता का अनुवाद मारवाड़ी में किया था। गीता का अनुवाद, यदि आपसे पूछा जाए गीता का अनुवाद किया था मारवाड़ी में। तो बीकानेर के कौन से शासक थे? सवाल आपके 4 ऑप्शन आपके सामने है, जिसको कर्ण सिंह, गंगा सिंह, कल्याण सिंह या अनूप सिंह। और इसका उत्तर होगा अनूप सिंह। और इसी अनूप सिंह का जो शासनकाल था वो बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल था। बीकानेर चित्रशैली जो थी उसका स्वर्ण काल जो था वो अनूप सिंह का, बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल, चित्रशैली का स्वर्ण काल जो था वो अनूप सिंह का काल था। बहुत महत्वपूर्ण चित्रशैलियों में भी आप याद रखोगे, बीकानेर चित्रशैली का जो स्वर्ण काल था। और इसी के समय भारतीय ग्रंथों का राजस्थानी में अनुवाद हुआ था। आनंद राम ने गीता का है वो अनुवाद किया था, मारवाड़ी राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया था। और इनकी एक और उपाधि थी माही भरावी, एक उपाधि थी जिसके बारे में सवाल पूछा गया है, बहुत बार सवाल आया हुआ, उपाधि माही भरावी। माही भरावी की उपाधि है वो किस शासक को दी गई थी? तो माही भरावी की उपाधि है, भरातीयू भी लिखा आता है कई जगह, माही भरातीयू भी लिखा आता है, याद रख लेना इसको। उपाधि वापस थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, माही भरातीयू, भरावी भी लिखा, भरातीयू, भैरातीयू, याद रख लेना। माही भरातीयू की उपाधि जो थी वो बीकानेर के शासक अनूप सिंह को दी गई थी। माही भरातीयू की उपाधि बड़ा मोस्ट सवाल है। माही भरातीयू बहुत बार सवाल पूछा गया है। और ये माही भरातीयू की उपाधि जो अनूप सिंह जो थे वो शिवाजी पर नियंत्रण करने के लिए गए थे और शिवाजी पर काफी कुछ नियंत्रण कर लिया था। बाद में तो जयसिंह भी गए थे, लेकिन जयसिंह से पहले राय सिंह ने शिवाजी पर कंट्रोल किया था, इसलिए इनको एक उपाधि मिली, माही भरातीयू की उपाधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट जो सवाल है, 10वां सवाल, फटाफट देख लेते हैं। अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाले बीकानेर के शासक कौन थे? अंग्रेजों के साथ सहायक संधि जो है वो करने वाले बीकानेर के शासक कौन थे? सूरत सिंह, सरदार सिंह, गंगा सिंह और शार्दुल सिंह। तो उत्तर इसका आएगा सूरत सिंह। सूरत सिंह ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी और इसी सूरत सिंह ने है वो बठनेर के किले पर अधिकार करके इसका नाम हनुमानगढ़ रखा था, क्योंकि मंगलवार को जीता था इन्होंने, तो हनुमानगढ़ रखा था। उत्तर आएगा सूरत सिंह। उस समय संधि करने वाले शासक थे। सूरत सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी 1818 में उन्होंने संधि की थी और बठनेर का नाम हनुमानगढ़ रखा था। नेक्स्ट सवाल है चीनी युद्ध पदक से अंग्रेजों ने किस शासक को सम्मानित किया था? चीनी युद्ध पदक इसलिए दिया गया था कि चीन में विद्रोह को दबाने के लिए एक राजस्थान के शासक थे जो भारत से बाहर गए थे चीन में, और इसी के लिए चीनी युद्ध पदक दिया गया था। और चीनी युद्ध पदक का उत्तर आएगा आपके सूरत सिंह, सरदार सिंह, गंगा सिंह, शार्दुल सिंह। उत्तर आएगा गंगा सिंह बड़े महत्वपूर्ण शासकों में से है बीकानेर के गंगा सिंह ने। और गंगा सिंह ने गंगा रिसाला नामक ऊंटों की एक सेना तैयार की थी।
गंगा सिंह ने ही 1927 में गंग नहर लाए थे। गंग नहर, गंगा सिंह ही वो प्रथम शासक थे जो एक संगठन बनाया गया था राजाओं का, जिसको बोलते हैं, क्या नाम बोलते हैं उसको, नरेंद्र मंडल। तो नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष रहे थे। 1921 में नरेंद्र मंडल बना था, नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष थे ये। नरेंद्र मंडल 1921 से 25 तक इसके अध्यक्ष थे ये। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में उन्होंने भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन। तो गंगा सिंह के बारे में काफी कुछ जानकारी, गंगा रिसाला की बात कर ले, चीनी युद्ध पदक की बात कर ले हम, नरेंद्र मंडल के 1921 से 1925 तक वो अध्यक्ष रहे थे। और इसी के समय छपन्या अकाल पड़ा था। छपन्या अकाल जो था, छपन्या अकाल, भयंकर अकाल पड़ा था। तो गंगा सिंह के समय 5-6 घटनाएं आपको याद रखनी है। गंगा सिंह ने क्या क्या बनाया था, और एक उनका लालगढ़ पैलेस बनाया था अपने पिता लाल सिंह की याद में। लालगढ़ पैलेस बनाया था अपने पिता लाल सिंह की याद में, लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था। फटाफट 2-3 सवाल और देख देते हैं। राजस्थान के एकीकरण के समय बीकानेर के शासक कौन थे? सरदार सिंह, गंगा सिंह, पृथ्वी सिंह, शार्दुल सिंह। राजस्थान के एकीकरण के समय बीकानेर के शासक कौन थे, यह आपसे पूछा गया है। राजस्थान का एकीकरण जब हुआ था तो उस समय बीकानेर के शासक कौन थे? तो उसका उत्तर आएगा शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह इसका ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट सवाल जो है वो है वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, बाल बोधनी पर टीका किस शासक ने लिखा था? 4 किताबों के नाम है, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला और बाल बोधनी पर टीका किस शासक ने लिखा था? और इसका उत्तर आएगा, ये राय सिंह बड़े महत्वपूर्ण कवि थे, उन्होंने खुद ने ये किताबें लिखी थी, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला और बाल बोधनी पर टीका नामक पुस्तकें लिखी थी। नेक्स्ट सवाल जो है वो बीकानेर का कौन सा शासक था जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता के लिए राजस्थान से बाहर गया था? ये कौन सा शासक था जो 1857 में अंग्रेजों की सहायता की थी और ये नारनौल हांसी तक चला गया था? हांसी तक पहुंच गया था, हांसी तक पहुंच गया था। वो कौन सा शासक था जो 1857 में? ऑप्शन है सरदार सिंह, गंगा सिंह, सूरत सिंह और अनूप सिंह। उत्तर आएगा आपको सरदार सिंह जो है वो बीकानेर के शासक थे और उनको टीबी परगना जो क्षेत्र था उसमें गांव अंग्रेजों ने खुश होकर किस गांव दान में दिए थे, बाद में उपहार स्वरूप दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है, लास्ट वाला सवाल है, निम्न में से कौन सी घटना का संबंध महाराजा गंगा सिंह के समय नहीं था? मैंने अभी बताया आपको, छपन्या अकाल गंगा सिंह के समय पड़ा था। लालगढ़ पैलेस अपने पिता के नाम से लालगढ़ का पैलेस का निर्माण करवाया था। नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष रहे थे 1921 में 25 तक। और बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल, बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल तो अनूप सिंह था। तो ये अनूप सिंह का समय जो था उस वजह से ये सवाल का उत्तर ऑप्शन का ये होगा। देखो महत्वपूर्ण जानकारी जो बीकानेर से संबंधित थी वो मैंने आपको बताई। आशा है बीकानेर का छोटा सा इतिहास है और इनमें 15 सवालों के आसपास इर्द गिर्द जो जानकारियां थी। माही बरातियों की उपाधि बड़ी महत्वपूर्ण है। राजेंद्र की उपाधि, माही बरातियों की उपाधि, मुगल साम्राज्य का स्तंभ किसको कहा जाता है, कुछ में आलमगीर की उपाधि, 4-5 उपाधि है, वो आपको अंडरलाइन कर लेना, आप याद रख लेना। 15 सवालों में से आपको 15 सवाल आ रहे होंगे। आशा करते हैं आपकी क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम फिर बात करेंगे एक नया चैप्टर में, जहां से छोटी सी क्लास में से 2-4 सवाल आपको याद रखने वाली चीजें हैं। वो आपको परीक्षा का अनुभव बड़ा लंबा रहा है तो उस परीक्षा के अनुभव से वो चीजें जो आपको याद रह जानी चाहिए वो मैंने आपको इस क्लास में शेयर की है। आशा आपको पसंद आई होगी। नई क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।